हेलो बच्चों, आज मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल CBSE केंद्र पर। जैसा कि बच्चों आप जानते हो, हम क्लास 9th चैप्टर 1 हमारे आसपास के पदार्थ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं। मैंने आपसे हिंदी मीडियम में काफ़ी सारे क्वेश्चंस पहले भी डिस्कस किए हैं पार्ट 1 में। ये हमारी वीडियो का पार्ट 2 रहने वाला है और हो सकता है आगे मैं पार्ट 3 भी लेकर आऊँ जिसमें और ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे। ये हमारा जो सारा सेशन होता है बेटा, ये सारा MCQs का होता है। मैं चाहूँगा कि आप बेटा ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, सारे क्वेश्चंस को नोट करो और सारे MCQs के आंसर देने की कोशिश करो। आई होप सो आपने चैप्टर 1 अच्छे से पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो एक बार अपनी बुक को फटाफट रीड कर लो और फिर इस वीडियो को देखो। चलो हम अपने सेशन को शुरू करते हैं बेटा। हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसकी तरफ हम चलते हैं और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, वायु का दाब जैसे जैसे घटता है वैसे वैसे द्रव का क्वथनांक क्या होता है। जब वायु में जो प्रेशर है, जो एयर का जो प्रेशर है, वायु का दाब घट रहा है, जब वायु का दाब घटेगा तो जो क्वथनांक है वो भी क्या हो जाएगा, घटेगा, क्योंकि जो वायु का दाब है और जो क्वथनांक हैं एक दूसरे के समानुपातिक होते हैं। गैस का द्रव में परिवर्तन कहलाता है। अब जो गैस है, जब हम उस गैस को, जो गैस है, हम उसको, जब हम बेटा गैस को लिक्विड में चेंज करते हैं, द्रव में चेंज करते हैं, तो गैस को द्रव में चेंज करने के लिए उसे ठंडा करना पड़ता है और ठंडा जब होता है तो उस प्रक्रिया को कहते हैं संघनन। तो संघनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें गैस को हम द्रव में परिवर्तित कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह ताप जिस पर ठोस द्रव में परिवर्तित होता है कहलाता है। उस तापमान को हमें बताना है, उस तापमान को क्या कहते हैं जिसमें एक ठोस पिघलकर, एक कोई ठोस चीज़ है, सॉलिड है, वो पिघलकर लिक्विड में परिवर्तित हो रहा है, द्रव में परिवर्तित हो रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे। तो उसको बेटा हम देखो द्रवणांक कहेंगे, जिसे सिंपल लैंग्वेज में हम संगलन भी कहते हैं। पिघलना, मेल्टिंग, गलना। पदार्थ के कणों को एक साथ बांधकर रखने वाला बल क्या कहलाता है। अंतरा अणुक स्थान, बंधन या अंतरा आणुक बल, नाभिकीय बल। तो पदार्थ के कणों के बीच अंतरा आणुक बल यानी अंतरा आणविक बल पाया जाता है, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स पाया जाता है, जिसके कारण जो पदार्थ के कण होते हैं एक दूसरे के साथ बंधे होते हैं। और अंतरा आणविक बल जो होता है सबसे ज़्यादा ठोस में, उसके बाद लिक्विड में और सबसे कम गैस में होता है। बेटा याद रखना, सबसे ज़्यादा अंतरा आणविक बल किस में होता है, ठोसों में, उसके बाद द्रवों में और उसके बाद सबसे कम जो होता है गैसों में होता है। पांचवें क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। बेटा मुझे उम्मीद है कि बेटा आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। काफ़ी आसान क्वेश्चंस हैं, काफ़ी इजी और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। क्या पता कौन सा क्वेश्चन पेपर में आ जाए। तो एक एक क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए, कॉपी में नोट करते हुए चलिएगा और याद कर लीजिएगा इनको बाद में। वह प्रक्रिया जिससे इत्र की गंध वायु में चारों ओर फैल जाती है उसे क्या कहते हैं। अब देखो, इत्र जो है वायु में जब हम उसको छिड़कते हैं, जब आप भैया परफ्यूम वगैरह यूज़ करते हो तो भैया आप में से बड़ी अच्छी अच्छी खुशबू आती है। ठीक है, आप भैया बड़े कॉन्फिडेंट महसूस करते हो परफ्यूम लगाने के बाद, आपके आसपास बड़ी अच्छी अच्छी खुशबू आती है बेटा। तो इत्र जब हम लगाते हैं तो उसकी जो गंध है पूरे वायु में फैल जाती है, यानी वायु के कणों के साथ मिल जाती है। तो इत्र के कणों का वायु के कणों के साथ मिलना क्या कहलाता है। तो इत्र के कणों का वायु के कणों के साथ मिलना विसरण कहलाता है। तो विसरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दो विभिन्न पदार्थों के कण स्वतः आपस में मिल जाते हैं, यानी आपस में खुद ही क्या होते हैं, मिल जाते हैं। ऐसी प्रक्रिया को हम कहते हैं विसरण, यानी दो पदार्थों के कणों का आपस में मिलना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका छठा, निम्न में कौन पदार्थ का मौलिक गुण है। तो पदार्थ का जो मौलिक गुण है, जो बेसिक गुण है, वो कौन सा है, जो फंडामेंटल गुण है जो हम पढ़ते आए हैं वो क्या है। तो पदार्थ में द्रव्यमान और आयतन होता है, पदार्थ में तापक्रम और दाब होता है, घनत्व संपीड़ितता होती है, ठोस द्रव गैस। क्या गुण है, गुण पूछा है बेटा। तो ताप जो पदार्थ होता है उसमें तापक्रम और दाब ये तो नहीं होता, घनत्व और संपीड़ितता ये होती है, लेकिन वो उसका मौलिक गुण नहीं है। उसका मौलिक गुण ये है कि भैया जो पदार्थ है उसमें द्रव्यमान और आयतन दोनों होता है, कुछ तो वजन है और कुछ वो जगह घेरता है।
पदार्थ के कण, अब पदार्थ के कण के क्या गुण हैं नीचे आपको दिए हैं। अति सूक्ष्म होते हैं पदार्थ के कण, जो होते हैं, जो कण हैं पदार्थ के, काफ़ी ज़्यादा छोटे होते हैं, बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, तो ये बात तो सही है। दूसरी, गतिज ऊर्जा युक्त होते हैं। क्या पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा होती है? तो हाँ, हमने पढ़ा है कि जो पदार्थ के कण होते हैं उनमें निरंतर गतिज ऊर्जा होती रहती है, गतिज ऊर्जा बढ़ती है। जब हम देखते हैं कि जब तापमान बढ़ता है तो गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, तो ये सब हमने पढ़ा हुआ है। एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, हाँ ये भी हमने पढ़ा है कि जो पदार्थ के कण हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। आकर्षित क्यों करते हैं? क्योंकि इनके अंदर अंतराण्विक बल पाया जाता है। पीछे अभी हमने एक ऐसा क्वेश्चन किया है। तो क्या ये तीनों बातें सही हैं? तो हाँ, ये तीनों बातें सही हैं, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट, कि पदार्थ के कणों में तीनों के तीनों गुण पाए जाएंगे। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो बेटा पदार्थ की अवस्थाएं जो होती हैं वो होती हैं 5, लेकिन हमें पढ़नी होती हैं 3। जो बेसिक जो होती हैं हम पढ़ते 3 हैं, लेकिन होती कितनी हैं? 5। ठोस, द्रव, गैस। चौथी हो गई प्लाज्मा और पांचवी हो गई बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, जिसे हम BEC भी बोलते हैं। तो आप याद रखिएगा कितनी अवस्थाएं हैं? 5। मौलिक रूप से हम कितनी पढ़ते हैं? 3। निम्न में कौन पदार्थ का गुण नहीं है? पदार्थ का ऐसा क्या चीज़ है इन चारों ऑप्शन में से कि जो पदार्थ का गुण नहीं है? तो पदार्थ में घनत्व होता है, पदार्थ को संपीड़ित किया जा सकता है, कई पदार्थ हैं जिनको संपीड़ित कर सकते हैं, पदार्थ के कणों में विसरण संभव है, ये हमने पढ़ा है। तो पदार्थ में तरंग दैर्घ्य नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा कि ये पदार्थ का गुण नहीं है। अगला क्वेश्चन है, किसकी संपीड़ितता सबसे कम होती है? यानी सबसे कम संपीड़ित, यानी हम सबसे कम किसके कणों को नहीं दबा सकते, यानी हम सबसे ज़्यादा क्लोज नहीं ला सकते। अब एंड है बिल्कुल, यानी जब हम किसी चीज़ को दबाएं और उसके कण अब एक दूसरे के समीप नहीं आ सकते, संपीड़ित नहीं हो सकते, यानी दब नहीं सकते, तो ऐसी प्रॉपर्टी किसके अंदर पाई जाती है? तो ऐसी प्रॉपर्टी ठोस में पाई जाती है कि जो ठोस होते हैं उनके कण सबसे कम संपीड़ित होते हैं, यानी उनके कणों को सबसे कम दबाया जा सकता है। निम्न में किसका घनत्व अधिक होता है? ये जो दिए हैं इनमें से सबसे ज़्यादा घनत्व किसका है? कौन सी चीज़ है जिसका घनत्व सबसे ज़्यादा है? तो सिंपल सी बात है, ठोस का ही सबसे ज़्यादा घनत्व होता है। अगला क्वेश्चन, किस ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तन कहलाता है? कोई ठोस पदार्थ है जो डायरेक्ट गैस बन गया, बीच में द्रव बना ही नहीं, डायरेक्ट वो सॉलिड से गैस में परिवर्तित हो गया। किस में परिवर्तित हो गया? गैस में। तो जब कोई पदार्थ ठोस से गैस में परिवर्तित होता है तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं ऊर्ध्वपातन। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। वाष्पन की प्रक्रिया से उत्पन्न होती है। अब जब वाष्पन होता है तो वाष्पन की प्रक्रिया से क्या होता है? गर्मी लगती है, ठंडक होता है, तापमान बढ़ जाता है, या इनमें से कोई भी नहीं? तो आपने देखा होगा आपकी बुक में एक टॉपिक है कि वाष्पन से शीतलन होता है, शीतलीकरण होता है, आपको ठंडक का एहसास होता है। आपने कई सारी चीज़ें पढ़ी हैं, घड़े में रखा हुआ पानी ठंडा हो जाता है, जब हम अपने हाथ में एसीटोन गिराते हैं या पेट्रोल गिराते हैं तो वो हमारे हाथ की ऊष्मा को सोच कर वाष्पीकृत हो जाता है, जिससे हमें ठंडक का एहसास होता है। हम सूती कपड़े पहनते हैं जो हमारे पसीने को सोखते हैं, सोखने के बाद जब वो वाष्पीकृत होते हैं तो हमारे शरीर को क्या करते हैं? ठंडक का एहसास दिलाते हैं। तो वाष्पन की प्रतिक्रिया से उत्पन्न होती है ठंडक। 100 डिग्री सेल्सियस ताप का केल्विन में क्या मान होगा? तो कल भी एक ऐसा क्वेश्चन हमने किया था, तो मैंने बताया था जब हम जब हम सेल्सियस से केल्विन की ओर जाते हैं, तो जब हम सेल्सियस से केल्विन की ओर जाते हैं तो हमें कुछ नहीं करना होता, दिए गए तापमान में बेटा हमें क्या करना होता है? 273 को क्या करना पड़ता है? प्लस 273 को हमें प्लस करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पॉइंट में है तो एग्जैक्ट वैल्यू याद रखना बेटा, जो है वो है 273.15। जब आप इनको ऐड करोगे तो आपका आ जाएगा 373.15 केल्विन। चलिए शुरू करते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी पदार्थ का केल्विन में ताप 673.158 सेल्सियस या सेंटीग्रेड में है तो इस ताप का मान क्या होगा? केल्विन में निकालना है। अब उल्टा कर दिया सवाल, अब कह रहा है बेटा कि ये लो, आपको हमने सेल्सियस दे दिया है, अब आप इसको क्या कर दो? केल्विन में बदल दो। तो भैया केल्विन से सेल्सियस में जाना है,
केल्विन से सेल्सियस में जाना है, तो केल्विन से सेल्सियस में जाना है तो हमें क्या करना पड़ता है, माइनस। केल्विन से सेल्सियस में जाने के लिए क्या करते हैं, माइनस। तो जब हम 673.158 में से भैया आपका 273 को जब हम माइनस करेंगे तो हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है वही बचेगा, यानी हमारा जो 400 आंसर आएगा। आप माइनस करके देख लेना बेटा। सौरमंडल में प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति का कारण, सौरमंडल जो है इसमें प्लाज्मा जो अवस्था है वो बनी, ठीक है, प्लाज्मा जो है वो उसका निर्माण हुआ, तो का कारण क्या था, क्योंकि सौरमंडल में उच्च ताप बहुत ज़्यादा होता है, टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर प्लाज्मा का उत्पत्ति का कारण है, ये याद रखना। गर्म करने पर गैस का आयतन, जब हम गैस को गर्म करते हैं तो गैस का आयतन क्या होता है, जब हम किसी को गर्म करेंगे गैस का आयतन क्या हो जाएगा बेटा, गर्म करने पर गैस का आयतन बढ़ जाता है, क्योंकि कण जो होते हैं वो और ज़्यादा फ्री हो जाते हैं, गति करने लगते हैं, तो गर्म करने पर गैस का आयतन बढ़ जाता है। आर्द्र वायु में गीले कपड़े सूखते हैं। अब कैसे सूखते हैं, जब नमी हो वातावरण में, जब बारिश हो जाती है तो बारिश के टाइम पे आर्द्रता, नमी बढ़ जाती है, और जब नमी बढ़ जाती है तो क्या उस टाइम पे आपके कपड़े जल्दी सूखते हैं बारिश के टाइम पे? सोचो ज़रा, इमेजिन करो आपके यहाँ पे बारिश हो रही है और आपने कपड़े धो दिए, तो क्या बारिश के मौसम में कपड़े जल्दी सूखते हैं? नहीं सूखते। क्यों? क्योंकि आर्द्रता बढ़ जाती है। तो आर्द्रता के टाइम पे जो गीले कपड़े होते हैं वो जल्दी सूखते हैं, देर से सूखते हैं। ठंडक के कारण, ये तो दोनों ऑप्शन ही मुझे गलत लग रहे हैं, सी और डी। क्या जल्दी सूखेंगे या देर से सूखेंगे? तो आर्द्रता के कारण गीले कपड़े देर से सूखते हैं। हवादार जगहों पर द्रव के वाष्पन का वेग। अब भैया देखो, हवादार, जहाँ हवा चल रही है तो वहाँ पे जो द्रव है वो वाष्पीकृत कैसे होगा? धीरे धीरे, जल्दी से बढ़ेगा, घट जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, या इनमें से कोई नहीं? मान लीजिए आपने भैया क्या कर दिया, पानी गिरा दिया। अब उस पानी को आप ऐसे छोड़ दोगे तो वो बहुत धीरे धीरे वाष्पीकृत होगा, लेकिन अगर आप पंखा चला दोगे तो भैया वायु का वेग बढ़ जाएगा, और वायु का वेग बढ़ने के कारण वाष्पीकरण की दर भी क्या होती है, बढ़ जाती है। तो आप इसको याद रखिएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सही नहीं है? ये जो दिया गया है इनमें से कौन सा आपका सही नहीं है बेटा? तो देखो, पदार्थ सूक्ष्म कणों से बना होता है, ये तो हमने पढ़ा है। पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। एक कण जो होते हैं हमारी कल्पना से भी अति सूक्ष्म होते हैं, हम कल्पना नहीं कर सकते, इतने ज़्यादा छोटे होते हैं कण। तो पहली बात तो सही है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील रहते हैं, बिल्कुल, ये तो हमारी बुक का टॉपिक है बेटा, कि जो पदार्थ के कण होते हैं वो निरंतर गति करते रहते हैं। तीसरा है, ठोस पदार्थ का घनत्व द्रव से अधिक होता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। जो ठोस होता है वो भैया द्रव से ज़्यादा घनत्व रखता है। तो तीन बात तो सही है। तो चौथी पढ़ते हैं, क्या पता चौथी भी सही हो या गलत है, देखते हैं बेटा। ठोस पदार्थ का संपीड़ितता द्रव से अधिक होता है, तो ये बात गलत है। हमने अभी पढ़ा था ठोस के कणों में अंतर आणविक बल बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण ठोस के कण एक दूसरे के बहुत ज़्यादा समीप होते हैं। तो अब पहले से ही जब वो एक दूसरे के पास इतना है, तो जब हम उन्हें दबाएंगे, जब हम उन्हें संपीड़ित करेंगे, तो क्या वो कण एक दूसरे के समीप आ पाएंगे? नहीं आ पाएंगे। लेकिन यहाँ क्या कह रखा है कि जो ठोस के कण होते हैं वो द्रव से ज़्यादा संपीड़ित होते हैं, तो ये तो गलत है। तो ये ऑप्शन गलत है, ठोस के कणों में संपीड़ितता कम होती है। तापमान बढ़ने पर कोई ठोस पदार्थ, अब जब तापमान बढ़ता है तो ठोस पदार्थ पर क्या परिवर्तन होता है? क्या जब तापमान बढ़ाते हैं तो कोई ठोस क्या होता है? हमें सिंपल सा पता है, तापमान बढ़ने पर कोई ठोस द्रव में परिवर्तित हो जाता है। तो जब हम तापमान बढ़ाते हैं तो भैया आपका जो ठोस है वो द्रव में परिवर्तित हो सकता है। हो सकता है, यहाँ पे ये नहीं बोला होता है, हो सकता है, यानी ये तो हो सकता है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, बिना द्रव में बदले सीधे गैसीय अवस्था में जा सकता है। बिल्कुल, हमने कुछ ऐसे ठोस भी पढ़े हैं जो बिना द्रव में बदले डायरेक्ट आपका गैस अवस्था में आ जाते हैं, और ऐसी प्रक्रिया को हमने ऊर्ध्वपातन नाम से जाना है। तो दोनों बात, पहली और दूसरी बात सही है। तीसरी, अपरिवर्तित रह सकता है। बिल्कुल, अगर मान लो आपकी अलमारी है, कमरे के तापमान पर बेटा ठोस रहती है, 1-2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ भी गया तो क्या आपकी अलमारी पिघल जाएगी? नहीं ना। तो तीनों चीज़ें संभव हैं, सकता है बोला है बेटा। तो द्रव में परिवर्तित हो सकता है ठोस। दूसरा भैया, द्रव में बिना बदले सीधे गैस में बदल सकता है। अपरिवर्तित रह सकता है,
तो उपयुक्त सभी, तीनों ऑप्शन आपके सही हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। निम्न में किसका ऊर्ध्वपातन होता है? ये जो आपको ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा जो तत्व है या कौन सा पदार्थ है जो ऊर्ध्वपातित होता है, यानी ठोस से डायरेक्ट द्रव में ठोस से डायरेक्ट गैस में बदल जाता है? तो वो है आपका आयोड। याद रखिएगा बेटा। निम्नलिखित में कौन पदार्थ है? निम्नलिखित में कौन पदार्थ है, आपसे पूछ रहा है। इसमें कौन पदार्थ है? गंध, स्मेल। स्मेल कोई पदार्थ तो थोड़ी है, स्मेल तो एक गुण है। ठंडा, ठंडा भी क्या है? एक गुण है। प्रेम एक भाव है, एक इमोशन है। तो ऊपर के तीनों ऑप्शन बेटा गलत हैं। तो आपका ठंडा पे, कोल्ड ड्रिंक एक पदार्थ है। निम्न में कौन पदार्थ नहीं है? इनमें जो ऑप्शंस हैं बेटा, इनमें से कौन सा आपका एक पदार्थ नहीं है? हवा पदार्थ है, जल पदार्थ है, और भोजन, भोजन भी क्या है? पदार्थ है। हवा में भैया छोटे छोटे धूल के कण, गैस के कण होते हैं। जल है, जल तो भैया द्रव है, द्रव में हमने पढ़ाई है कि बेटा ये भी एक पदार्थ है। भोजन, भोजन भी भैया हमारा अलग अलग ठोस पदार्थों से मिलकर बना होता है। तो बच गया स्नेह। स्नेह जो है, स्नेह वो एक भाव है, और भाव कभी पदार्थ थोड़ी हो सकता है। किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है? ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें जो अणु होते हैं उनकी ऊर्जा अधिक होती है, यानी जो कण होते हैं सबसे ज़्यादा ऊर्जा रखते हैं? तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा किस में होती है? जो आदमी फ्री होगा उसके पास सबसे ज़्यादा ऊर्जा होगी। तो जो गैस होती है, गैस के कणों में सबसे ज़्यादा गतिज ऊर्जा होती है, क्योंकि वो फ्री होते हैं, उनके बीच में आकर्षण बल कम होता है। अगला क्वेश्चन है, किस अवस्था में ऊर्जा सबसे कम होती है? किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होती है, यानी उनके बीच में जो ऊर्जा है, यानी जो गतिज ऊर्जा है वो कम होती है, यानी वो फ्री नहीं होते, वो दबे होते हैं, यानी बंधे होते हैं वो। तो कौन सी अवस्था है? हमें पता है ठोस। ठोस के अंदर जो कण होते हैं वो एक दूसरे के पास बहुत ज़्यादा समीप होते हैं, वो पहले से ही बंधे हुए हैं, उनमें ऊर्जा क्या होगी? बहुत ज़्यादा कम होगी। अगर ज़्यादा ऊर्जा होगी तो वो भैया ठोस थोड़ी होंगे, वो तो भैया अपनी ऊर्जा जैसे ही बढ़ जाएगी तो वो अपने अंदर का जो अंतर आणविक बल है वो खो देंगे, और खो देने के बाद वो गैस नहीं तो द्रव में परिवर्तित हो जाएंगे। निम्नलिखित में द्रव में कौन अनिश्चित है? तो इसमें भैया कौन सा अनिश्चित होता है? द्रव में घनत्व होता है, आकार नहीं होता। द्रव का कोई आकार होता है क्या? आपने कभी देखा है आपने पानी का कोई आकार होता है? तो द्रव का घनत्व होता है, आयतन होता है, द्रव्यमान होता है, लेकिन द्रव का कोई आकार नहीं होता। तो आकार अनिश्चित होता है द्रव का। बर्फ का एक टुकड़ा जल की सतह पर तैरता है क्योंकि, अब भैया कोई भी चीज़ जल पर क्यों तैरेगी? कब तैरेगी? जब बेटा वो हल्की होगी, जब उसका घनत्व जल के घनत्व से कम होगा। तो यह जल से भारी होता है, अब जल से भारी होगा तो डूब ही जाएगा, तो गलत। बर्फ और जल का घनत्व समान रहता है, अब जो दोनों का समान रहेगा तो भैया वो तैरेगी कैसे? वो तो दोनों सेम ही रहने चाहिए। बर्फ़ जल से हल्की होती है, तो हाँ बर्फ़ जो है जल से हल्की होती है, इसीलिए वो क्या करती है? तैर पाती है। बर्फ़ का घनत्व जल से अधिक होता है, अभी बताया, घनत्व ज़्यादा होगा तो डूब जाएगी, भारी होगी तो डूब जाएगी। तो बर्फ़ का जो घनत्व होता है वो जल से कम होता है, हल्की होती है बर्फ़। शुष्क बर्फ क्या है? तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है बेटा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, कई बार पूछा गया है पेपर में आपके। शुष्क बर्फ का फॉर्मूला क्या है? तो शुष्क बर्फ जो होती है उसको हम बोलते हैं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। जो आपकी सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसी को हम क्या कहते हैं? शुष्क बर्फ कहते हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पेपर में आया हुआ है। निम्नलिखित में कौन तरल पदार्थ नहीं है? अब ये जो आपको दिया है कि इनमें से बेटा कौन सा तरल पदार्थ नहीं है? तरल पदार्थ वो होते हैं जिनमें कुछ बहाव हो, जो बह जाते हैं। तो हवा बहती है, पानी बहता है, तो तरल कौन हुआ? हवा और पानी, यानी द्रव और जो गैस होते हैं वो तरल होते हैं। तो यहाँ पे कौन तरल नहीं है? तो एक बात बताओ, जल बहता है पारा। पारा यानी मरकरी, पारा यानी मरकरी। मरकरी एक धातु है, लेकिन वो एक ऐसी धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव रहती है। मरकरी एक ऐसी धातु है जो कमरे के तापमान पर बेटा क्या रहती है? द्रव। तो ये भी भैया तरल हो गई। हवा, हवा तो बहती है, बहने वाली चीज़ें क्या है? तरल। लोहा, कभी अपने लोहे को बहते हुए देखा है?
नहीं ना बेटा, तो लोहा एक तरल पदार्थ नहीं है। किस पदार्थ के इकाई आयतन का द्रव्यमान को क्या कहते हैं? अब कोई पदार्थ है, उसके इकाई आयतन का द्रव्यमान, उसका जो पर यूनिट वॉल्यूम होता है, उसे हम क्या कहते हैं? घनत्व कहते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है बेटा, याद रखिएगा। नेक्स्ट, एक गिलास पानी में 2 चम्मच चीनी मिलाने पर भी उसके जल के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि अब एक गिलास पानी है, आपने उसमें 2 चम्मच चीनी मिला दी, तो जब आप चीनी मिलाते हैं तो कुछ समय बाद क्या होता है बेटा? चीनी के कण क्या हो जाते हैं? गायब हो जाते हैं। गायब हो जाते हैं मतलब क्या? जादू हो जाता है बेटा? जादू नहीं होता। हमने पढ़ा है पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। दूसरी चीज़ हमने ये पढ़ी है कि जो पदार्थ है उसके बीच में रिक्त स्थान भी होता है, उसके कणों के बीच में। तो जो जल है, तो जल भी एक पदार्थ है। चीनी को जब हम जल में घोलते हैं तो वो छोटे छोटे कणों में टूट जाता है, और वो छोटे छोटे कण जल में, जो जल के कण हैं उनमें जाकर क्या हो जाते हैं? समाहित हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। तो सिंपल सा इसका आंसर है, जल के कणों के बीच में व्यवस्थित हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। निम्न में से किसमें अंतरा आणविक स्थान सर्वाधिक होता है? जो भैया अंतरा आणविक स्थान यानी सबसे ज़्यादा इंटरमोलिकुलर स्पेस, जगह, सबसे ज़्यादा जगह किसमें होती है? तो सबसे ज़्यादा जगह किसमें होगी? हवा में। हवा क्या है? गैस है, और गैसों में अंतरा आणविक रिक्त स्थान बहुत ज़्यादा होता है। दाब के प्रभाव से पदार्थ का आयतन कम होने की क्रिया को क्या कहते हैं? अब देखो क्या कह रहा है कि जब दाब होता है, दाब के प्रभाव से कोई पदार्थ है उसका आयतन कम हो गया, ठीक है, आयतन कम हो गया तो उसे हम क्या कहेंगे? तो दाब के प्रभाव से जब किसी का आयतन क्या हो जाता है? कम हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं संपीड़िता। क्या कहते हैं बेटा? संपीड़िता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन सबसे अधिक संपीड्य है? सबसे ज़्यादा संपीड़ित किसे कर सकते हो? किसके कणों को सबसे ज़्यादा आप पास ला सकते हो? दबाकर सबसे ज़्यादा किसको पास में ला सकते हो? किसी के कणों को दबा रहे हो और सबसे ज़्यादा किसके कण को दबा के पास ला सकते हो? तो सबसे ज़्यादा संपीड्य होती है हवा। हवा यानी गैस। एक सेकेंड बेटा, हाँ। जिस तापक्रम पर द्रव के वाष्प का दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उससे उस द्रव का क्या कहते हैं? क्वथनांक। तो जब भैया प्रेशर और जो ताप है दोनों बराबर हो तो उसे हम कहते हैं आपका क्वथनांक। याद रखिएगा, छोटा सा है। निम्नलिखित में कौन पदार्थ का गुण नहीं है? अब पदार्थ के हमने गुण पढ़े हैं, 4 से 5 गुण हैं पदार्थ के। पहला गुण है पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, पदार्थ कुछ स्थान घेरता है, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल होता है। ऐसे कुछ प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है कि कौन सा गुण नहीं है? तो क्या पदार्थ स्थान घेरता है? हाँ, स्थान घेरता है। एक कुर्सी है बेटा, वो भी एक पदार्थ है। क्या वो जगह घेरती है? बिल्कुल घेरती है। क्या उसका द्रव्यमान होता है? बिल्कुल। कुर्सी का द्रव्यमान वजन मास है बेटा? बिल्कुल है। क्या आयतन है? बिल्कुल है। तो भैया पदार्थ में के गुणों के हिसाब से उनमें स्थान घेरना शामिल है, द्रव्यमान होना शामिल है, आयतन होना शामिल है। यानी पदार्थ के कणों में स्थान घेरना, द्रव्यमान होना, आयतन होना, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो क्या हम पदार्थ के कणों को नंगी आंखों से नहीं देख सकते? क्या हम अपनी आंखों से पदार्थ को नहीं देख सकते? देख तो सकते हैं। क्या आपको एक कुर्सी आपकी आंखों से नहीं दिखाई देती? दिखाई देती है। एक पानी की बोतल है आपके सामने बेटा, क्या वो आपको दिखाई नहीं देगी? देगी ना। तो ये ऑप्शन गलत है कि पदार्थ को हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, उसके कणों को नहीं देख सकते बोल सकता था, लेकिन हम पदार्थ को तो देख सकते हैं। किसी गैस का द्रव में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाना, इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? इतनी देर से बेटा हम आपको पढ़ा रहे हैं, मैंने कई बार बताया है, ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक ठोस बिना द्रव में परिवर्तित हुए गैस में परिवर्तित हो जाता है। एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें आपका ठोस बिना गैस में परिवर्तित हुए द्रव में परिवर्तित हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं बेटा ऊर्ध्वपातन। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। तो ऊर्ध्वपातन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ठोस सीधा गैस में परिवर्तित होता है। इसके उदाहरण है आपकी फिनाइल की गोलियां, कपूर। ठीक है बेटा। 0 डिग्री का मान केल्विन स्केल पर क्या होगा? तो आपको मैंने पहले भी बताया है, जो 0 डिग्री सेल्सियस होता है वो किसके बराबर होता है?
तो 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन के बराबर होता है। आप इसको याद रखिएगा, 1 नंबर का सवाल बन सकता है बेटा। तो 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन के बराबर होता है। अगर पॉइंट में आ जाए 1.5 भी पीछे लगा देता है 273.15, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना, ये भी उसकी एग्जैक्ट वैल्यू है। निम्न में कौन ठोस नहीं है? निम्न में कौन ठोस नहीं है? तो अभी हमने पढ़ा था मरकरी, पारा। पारा जो होता है वो ठोस नहीं होता कमरे के तापमान पर। तो मोम ठोस होती है, गंधक, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम एक धातु है, वो भी ठोस रहती है। पारा भी एक धातु है, लेकिन कमरे के तापमान पर द्रव रहती है। निम्न में द्रव को चुने। अब इसमें द्रव को चुनना है। द्रव कौन सा है? वाष्प, बर्फ, हवा? ना, द्रव क्या है? जल। जल एक द्रव है, तो हमारा आंसर क्या है? जल। जल एक द्रव है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे आसपास उपस्थित पदार्थ कितनी अवस्थाओं में होते हैं? अब बेटा सवाल अच्छा है। अगर पूछता पदार्थ कितनी अवस्थाओं में पाया जाता है, तो पदार्थ 5 अवस्थाओं में पाया जाता है। ये याद रखना है, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये 5 अवस्थाएं हैं जिसमें पदार्थ पाया जाता है। लेकिन हमारे आसपास कितनी अवस्थाओं में मिलता है हमें? तो हमारे आसपास हमें मिलता है 3, ठोस, द्रव और गैस। सॉलिड में मिलता है हमें, लिक्विड में मिलता है और गैस में मिलता है। कणों के बीच आकर्षण बल किसमें सबसे अधिक होता है? सिंपल सी बात है, इतनी देर से हम पढ़ रहे हैं, जो कण होते हैं उनके बीच में आकर्षण बल होता है, और सबसे ज़्यादा आकर्षण बल होता है बेटा आपका ठोस में। ठोस के बाद आकर्षण बल आता है किसमें? लिक्विड में। और सबसे कम आकर्षण बल होता है गैस में। तो सबसे ज़्यादा आकर्षण बल किस में पाया जाएगा? आपका ठोस में पाया जाएगा। अमोनियम क्लोराइड को गर्म करने पर क्या होगा? अमोनियम क्लोराइड को जब हम गर्म करेंगे, अमोनियम क्लोराइड क्या है? एक ऊर्ध्वपातित हो जाने वाली वस्तु है। यानी भैया अमोनियम क्लोराइड को जब हम गर्म करेंगे तो उसका ऊर्ध्वपातन होगा, यानी वो भैया ठोस से सीधा गैस में परिवर्तित हो जाएगा बिना किसी द्रव में परिवर्तित हुए। $470 केल्विन का मान क्या होगा? अब 470 है। अब देखो बेटा, हमें के को सेल्सियस में बदलना है। काफ़ी सवाल ऐसे आ रहे हैं, के को जब हम सेल्सियस में बदलते हैं तो उसमें से 273 को क्या कर देते हैं? माइनस। तो जब आप 470 में से बेटा, जब आप 470 में से बेटा आप क्या करोगे? 273 को क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे। जब आप 470 में से 273 को माइनस कर दोगे तो आपका आंसर आएगा 197 सेल्सियस। ठीक है बेटा, तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या है? करेक्ट आंसर है। किसी ठोस के इकाई द्रव्यमान को द्रव अवस्था में बदलने के बिना ताप बदलने जितनी ऊष्मा लगती है वह उस ठोस का क्या कहलाता है? तो भैया देखो क्या कहलाता है? वाष्पन ऊष्मा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन पदार्थ सामान्य अवस्था नहीं है? इनमें से कौन सी पदार्थ की सामान्य अवस्था नहीं है? देखो, सामान्य जो नॉर्मली अवेलेबल है, जो हमें आराम से मिल जाता है, ठोस मिल जाता है, द्रव मिल जाता है, गैस मिल जाता है। क्या प्लाज्मा आपने देखा है? क्या आपने प्लाज्मा अभी छुआ है? नहीं। तो प्लाज्मा सामान्य अवस्था नहीं है। तो प्लाज्मा सामान्य अवस्था नहीं है बेटा, गोला लगा लेंगे, सारे मैंने टिक कर दिए थे। वायुमंडलीय दाब पर 1 किलो द्रव को उसके द्रवणांक पर गैसीय अवस्था में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा को क्या कहते हैं? जब हम किसी द्रव को गैस में बदलते हैं तो वहाँ पर वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा या वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कार्य करती है। ठीक है, एक है बेटा वाष्पीकरण की ऊष्मा और एक है बेटा आपका वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। कन्फ्यूज़ नहीं होना है। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा में क्या होता है? 1 किलो जो द्रव है वो किस में परिवर्तित होता है? 1 किलो द्रव को हम बेटा गैस में परिवर्तित करते हैं। और इसमें हमें कैसी ऊष्मा का प्रयोग करना होता है, या इसमें कैसी ऊष्मा का प्रयोग होता है? इसमें बेटा आपकी वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा का प्रयोग होता है। तो याद रखिएगा। निम्न में कौन पदार्थ नहीं है? बालू। बालू आपने देखा है, रेत वगैरह जो होती है उन्हें बालू क्या दिया? हवा। बादल, तो बालू हो गया, हवा हो गया, बादल हो गया, ये पदार्थ हैं। बादल देखो, बादल में धूल के कण हो गए, छोटे छोटे भैया जल की वाष्प की बूंदें हो गई।
तो यह बादल भी आपका पदार्थ है, हवा भी आपका पदार्थ है, बालू आपका पदार्थ है। क्या सूर्य का प्रकाश कोई पदार्थ है? नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा सूर्य का प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पदार्थ के विसरण की दर के लिए कौन सा क्रम सही है? पदार्थ की विसरण की दर, विसरण मतलब भैया दो या दो से अधिक कणों का स्वतः मिल जाना, दो या दो से अधिक पदार्थों के कणों का आपस में मिल जाना विसरण कहलाता है। तो देखो सबसे ज़्यादा कण किसके मिलेंगे? जो फ्री होंगे। तो सबसे ज़्यादा कण किसके मिलेंगे? गैस के। उसके बाद लिक्विड, और सबसे कम जो विसरण होता है वो किस में होता है? ठोस में। तो सबसे कम किस में दिखा रखा है यहाँ पे बेटा? जब हम देखेंगे तो सबसे कम विसरण दिखा रखा है ठोस में बेटा। जिसकी तरफ मुंह खुला होता है ये जो होता है बेटा, ये बताता है जिसकी तरफ साइड में ओपन होता है कौन बड़ा है, यानी कौन ज़्यादा है। तो गैस जो होती है उसमें सबसे ज़्यादा विसरण होता है, फिर द्रव में, और सबसे कम विसरण होता है ठोस में। तो आप इसको याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बेटा लगता है हमारे सारे क्वेश्चंस हो गए। तो इस सेशन में बेटा आपके ओनली हमने 50 क्वेश्चंस किए हैं। पहले भी हम कई क्वेश्चंस कर चुके हैं। आई होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सारे क्वेश्चन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पता नहीं कौन सा एग्ज़ाम में आ जाए, तो आप अच्छे से तैयारी कीजिएगा, पढ़िएगा, कॉपी में नोट्स बना लीजिए, प्रॉपर इनको राइट कर लीजिए बेटा। और कोई भी दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए बेटा। आई होप सो आप हमारी इस वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेटा सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स को बोलो सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक यू बेटा। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ मैं आपके लिए लाता रहूँगा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक्स बेटा।